अस्सलामुअलैकुम बच्चों, उम्मीद है आप ठीक ठाक होगे, मजे में होगे और जमकर पढ़ाई कर रहे होगे। ऑसिलेशंस का लेक्चर नंबर 12 शुरू करने जा रहे हैं। आज का जो लेक्चर है वो हमारी सिंपल पेंडुलम की बकाया कहानी है जो हमने लेक्चर 11 में शुरू की थी। तो अगर आपने लेक्चर 11 नहीं देखा हुआ, लेक्चर 12 समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि वहां पर हमने टाइम पीरियड की इक्वेशन ड्राइव कर ली थी। हमने देख लिया था कि सिंपल पेंडुलम का मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन किस कंडीशन में होता है और किस कंडीशन में नहीं होता। यहां हमने उसके आगे कुछ बातचीत करनी है। जैसे मैं बता देता हूं हमने आगे के लेक्चर में क्या बात करनी है। बेटे हमने लेक्चर नंबर 11 में ड्राइव किया था कि सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है दैट इज गिवन बाय t इक्वल्स 2 पाई अंडर रूट l अपॉन g। ऐसे ही था। अब इसमें L से मुराद होती है इफेक्टिव लेंथ और G से मुराद होती है इफेक्टिव ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। सर बारी बारी बताएं, इफेक्टिव लेंथ क्या होती है? पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से लेकर मास तक का फासला। जो मास आपने पेंडुलम में बॉब की जगह हैंग किया हुआ होता है उसके सेंटर ऑफ मास तक का फासला, क्योंकि सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है जहां हम अज्यूम करते हैं कि बॉडी का कंप्लीट मास मौजूद है। तो इफेक्टिव लेंथ क्या है? पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से लेकर मास तक का डिस्टेंस जहां पे पूरी बॉडी का मास मौजूद है। इफेक्टिव ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या है? बहुत सारे बच्चों को लगता है कि यहां पे जी का वैल्यू आपने हमेशा क्या पुट कर देना है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पुट कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। आज की क्लास में हम इसी से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको यह बात बताई जाएगी कि यहां पे हमेशा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पुट नहीं किया जाता। पूछो क्यों? इसलिए कि बेटा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का वैल्यू होता है सिर्फ सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर। अगर आप अर्थ के सरफेस से ऊपर जाओगे हाइट h कवर करके, या सरफेस से अंदर जाओगे डेप्थ d कवर करके, दोनों केस में g का वैल्यू कम होना शुरू हो जाएगा, यानी कि ये नहीं रहेगा। सिमिलरली अगर आप प्लेनेट चेंज करते हो, चांद पे जाते हो, जुपिटर पे जाते हो, तो भी जी का वैल्यू ये नहीं रहेगा। जुपिटर पे जाने पे वैल्यू 2.5 गुना बढ़ जाता है, चांद पे जाने पे वैल्यू 6 टाइम्स कम हो जाता है। सिमिलरली अगर आप किसी एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर हो, एक्सेलरेटेड लिफ्ट के अंदर हो, एक्सेलरेटेड व्हीकल के अंदर हो, उस केस में भी जी का वैल्यू क्या होगा? चेंज हो जाएगा। तो यहां पे हमेशा 9.8 मीटर पर स्क्वायर रखेंगे ऐसी कोई गारंटी नहीं है। तो इसी सारी बहस को आज के लेक्चर में हमने देखना है। तो आज के लेक्चर में जो हमारे टारगेट क्वेश्चन रहेंगे वो मैं आपके सामने डिस्प्ले कर रहा हूं। आप वीडियो को पॉज करके तसल्ली से यहां पर इनको अटेम्प्ट करो और अगर आपसे ये सॉल्व हो रहे हैं तो भैया आगे के लेक्चर में नई कोई चीज नहीं है। सही है भैया, स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम बिलाल ज़िया है और ये मेरा और आपका एक छोटा सा प्यारा सा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम क्या कर रहे हैं, 11वीं और 12वीं की फिजिक्स पढ़ रहे हैं कॉन्सेप्चुअली, रट्टे वाली नहीं, कॉन्सेप्चुअली। ठीक है, चलो देखो भैया, हमने हमारे सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड डिफाइन किया था 2 पाई अंडर रूट l अपॉन g। इसमें g से मुराद है इफेक्टिव ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। नोट्स में नोट करना, g से मुराद वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का वैल्यू जो वहां पर मौजूद है जहां पर आपका सिंपल पेंडुलम रखा हुआ है। अगर सिंपल पेंडुलम को मैं माउंट एवरेस्ट पे ले जाके रख दूं तो जाहिर है जी का वैल्यू वो तो नहीं होगा जो सरफेस पे होता है। अगर मैं सरफेस से 4 किलोमीटर अंदर ले जाके सिंपल पेंडुलम को रखूं और वहां पे ऑसिलेट कराऊं तो जाहिर है जी का वैल्यू क्या होगा? चेंज होगा। और जब ये चेंज होगा तो डेफिनेटली उसका टाइम पीरियड भी क्या होगा? चेंज होगा। सही समझ आती है? अच्छा, अब देखो भैया, अगर हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के हवाले से कुछ बातचीत करें और बेसिकली मैं चीज़ें रिकॉल करा रहा हूं, यानी कि अगर मान लो ये मेरा बेटा ये गोल मटोल सा हमारे पास अर्थ है, ये अर्थ का सेंटर है और ये अर्थ का सरफेस है। इस सरफेस के ऊपर अगर मुझे जी कैलकुलेट करना है तो भाई साहब हमारे पास जो इक्वेशन आती है जिसकी मदद से हमें जी पता चलता है वो है GME डिवाइडेड बाय RE का स्क्वायर। सर इसमें किस चीज़ से क्या मुराद है? मेरा बेटा ये जो कैपिटल जी है ये हमारे पास है बेसिकली ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसको आप यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी कहते हो, जो कैवेंडिश ने जिसकी वैल्यू बताई थी 6.673 पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर।
ठीक हो गया। सिमिलरली ये जो ME है, ये है मेरा बेटा आपके पास इफेक्टिव मास ऑफ अर्थ। सर इफेक्टिव मास ऑफ अर्थ क्या होगा? अर्थ का टोटल मास होगा बस। और हमें हमारे टीचर ने बताया था कि अर्थ का जो टोटल मास होता है वो तकरीबन आपके पास होता है 6 × 10⁻24 किलोग्राम। बिल्कुल बेटे, अर्थ का टोटल मास यही होता है। लेकिन मैंने कहा इस फॉर्मूले में जो ये ME लिखा हुआ है ये इफेक्टिव मास ऑफ अर्थ है। इफेक्टिव मास ऑफ अर्थ से क्या मुराद है? जिस पॉइंट पे आप G कैलकुलेट कर रहे हो, ये वाला G, ठीक है, जैसे मैं अभी इस पॉइंट पे कैलकुलेट कर रहा हूं, तो इस पॉइंट पे अर्थ का कितना मास G डिफाइन कर रहा है, दैट इज द इफेक्टिव मास ऑफ अर्थ। जब आप अर्थ के सरफेस से ऊपर जाओगे तो ये वैल्यू हमेशा 6 × 10⁻24 ही रहेगी, क्योंकि अर्थ का टोटल मास बिहेव करेगा एज इफेक्टिव मास। लेकिन जब आप अर्थ के सरफेस से अंदर आओगे तो इफेक्टिव मास ऑफ अर्थ कम होता जाएगा, क्योंकि अपेरेंट स्फीयर, अपेरेंट बॉल अर्थ का छोटा होता जाएगा, जो कि वहां पे G डिफाइन करेगा। यही वजह है कि जब आप डेप्थ D कवर करते हो, सरफेस से नीचे आते हो, तो अल्टीमेटली जो आपका G का वैल्यू है वो कम होता है, क्योंकि इफेक्टिव मास ऑफ अर्थ क्या हो रहा होता है? कम हो रहा होता है। क्लियर हो गया? अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो जरा सा, तो इसके ऊपर पूरा 1-1.5 घंटे का लेक्चर हुआ है वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ G के नाम से, जिसमें पूरे कॉन्सेप्ट्स को खोल खोल के बताया हुआ है। अच्छा, इस बात से परेशान ना हुआ करो कि सर आप एक लेक्चर में दूसरे का रेफरेंस दे देते हैं। बेटे ये फिजिक्स पूरी ऐसे है, तो अगर आपका एक कॉन्सेप्ट भी हिला हुआ होगा तो दूसरे में प्रॉब्लम होगी। रेफरेंस सिर्फ इसलिए देते हैं ताकि अगर किसी का यहां पे मसला है तो इसको पूरा एक तसल्ली के साथ, तफसील के साथ लेक्चर में डिफाइन किया हुआ है। देखना ना देखना तो आपके ऊपर है ना भैया, ठीक है। चलो, तो ये हो गया हमारे पास इफेक्टिव मास ऑफ अर्थ। सिमिलरली ये मेरा बेटा रेडियस ऑफ अर्थ नहीं है, समझिएगा यहां पे ये है डिस्टेंस। सर डिस्टेंस तो 2 पॉइंट्स के दरमियान में होता है, एग्जैक्टली ये है मेरा बेटा डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। कहां से? फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ टू द पॉइंट जहां पे G कैलकुलेट हो रहा है, टू द पॉइंट वेयर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज बीइंग कैलकुलेटेड, वेयर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज बीइंग कैलकुलेटेड। अब देखो, अभी मैं कहां पे कैलकुलेशन कर रहा हूं? सरफेस पे। तो देखो भैया, और ये क्या है मेरा बेटा? दिस इज द सेंटर ऑफ अर्थ। तो अगर आप सरफेस से सेंटर ऑफ अर्थ तक का फासला देखोगे तो ये फासला आपको कितना नजर आ रहा है? रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर नजर आ रहा है, इसलिए यहां पे RE लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप सरफेस से कुछ ऊपर चले जाओ, मान लो मैंने सरफेस से कुछ एल्टीट्यूड या कुछ हाइट H कवर कर ली, और अब मैं इस पॉइंट पे G का वैल्यू निकालना चाह रहा हूं, तो पहले तो ये देखो कि क्या G का वैल्यू चेंज हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा भैया। G डिपेंड कर रहा है मास ऑफ अर्थ पे और डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ पे। तो जब आप सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर जा रहे हो तो मास ऑफ अर्थ तो चेंज नहीं हो रहा, लेकिन डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। भाई पहले ये फासला था, अब बढ़ के ये फासला हो गया, तो जब ये बढ़ रहा है तो G का वैल्यू क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो यहां पर जाके अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखूंगा, ये बन जाएगा GME डिवाइडेड बाय RE प्लस H का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया? सिमिलरली जब आप डेप्थ D कवर करके अंदर आ जाओगे तब भी आपका G का वैल्यू कम हो जाता है, और वैल्यू बनती है G प्राइम इक्वल्स G इंटू 1 माइनस D डिवाइडेड बाय RE। अच्छा, इससे परेशान नहीं होना कि सर देखें आपने ये बताया जब आप सरफेस से ऊपर जा रहे हो तो सेंटर ऑफ अर्थ से फासला बढ़ रहा है, तो G का वैल्यू कम हो रहा है। लेकिन जब हम सरफेस से अंदर जाएंगे तो सेंटर ऑफ अर्थ से तो फासला कम हो जाएगा ना, हम तो सेंटर के नजदीक जा रहे हैं, तो जब ये कम हो रहा है तो G बढ़ना चाहिए। लेकिन आप कह रहे हैं कि सरफेस से नीचे जाने पे भी G का वैल्यू क्या होता है? बढ़ता है। बच्चे होता क्या है, जब आप ऊपर से नीचे आते हो तो 2 चेंजेस आती हैं। एक, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ कम हो रहा होता है, उसकी वजह से G बढ़ता है। आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, लेकिन एट द सेम टाइम इफेक्टिव मास ऑफ अर्थ भी क्या होता है? कम होता है। जब इफेक्टिव मास ऑफ अर्थ कम होता है, ये इससे डायरेक्ट रिलेशन में, ये कम होता है तो G कम होता है। तो अब हो रहा क्या है? 2 काम हो रहे हैं, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ भी कम हो रहा है और इफेक्टिव मास ऑफ अर्थ भी कम हो रहा है। तो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ के कम होने की वजह से इसे बढ़ना चाहिए, और इसके कम होने की वजह से इसे कम होना चाहिए। ये वाला फैक्टर यहां पे डोमिनेंट होता है, ये वाला फैक्टर यहां पे वीक होता है। ऐसा क्यों होता है? ये पूरी बहस मैंने 1.5 घंटे के लेक्चर में समझाई है, इसके ग्राफ भी कराए, इसके पास पेपर के क्वेश्चंस भी कराए हुए। ठीक है, चलो क्लियर हो गया। और यहां कहीं पे आपको लेक्चर नजर भी आ रहा होगा, उसको आप देख सकते हो। ठीक है, तो भाई साहब ये सब चीज आप जहन में रखोगे। ठीक है, अच्छा अब एक और चीज यहां पे आप नोट कर लो, ये मेरा बेटा ये वाला फॉर्मूला आप यूज करोगे जब कभी भी आपकी बॉडी सरफेस ऑफ अर्थ से नीचे जा रही है, कुछ डेप्थ D कवर कर रही है। एक फॉर्मूला ये वाला ये 2 फॉर्मूले आप यूज करोगे, G प्राइम इक्वल्स GME डिवाइडेड बाय
आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, सिमिलरली जी इक्वल्स जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। इन दोनों फॉर्मूलों को हम मिला के यूज़ करेंगे जब कभी भी आपकी बॉडी कुछ हाइट एच कवर करेगी। ये क्या करेंगे जब कभी भी आपकी बॉडी कुछ डेप्थ डी कवर करेगी। क्लियर है सर? हमने एक फॉर्मूला और पढ़ा था ग्रेविटेशन में, वो था जी प्राइम इक्वल्स जी इंटू 1 माइनस 2h डिवाइडेड बाय आर ई। ये हमारे सर ने कहा था कि आप यूज करना जब कभी भी अर्थ के सरफेस से ऊपर जाओगे। बच्चे इसको गलती से भी यूज मत करना। क्यों? जहां आपको सर ने ये पढ़ाया होगा ना, वहां उन्होंने एक छोटी सी चीज और बताई होगी जो आप भूल गए होगे। वो ये बताई होगी, ये फॉर्मूला सिर्फ तब लगता है जब h का वैल्यू बहुत 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 छोटा हो रेडियस ऑफ अर्थ के मुकाबले में। और जहन में रखिएगा, जो अर्थ का रेडियस होता है वो तकरीबन 6400 किलोमीटर होता है। यानी कन्वर्ट करेंगे तो 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर, तकरीबन इतना होता है। समझिएगा, ये अर्थ का रेडियस है। तो अगर तो आप सरफेस से 10 मीटर ऊपर जा रहे हो, 5 मीटर ऊपर जा रहे हो, 15 मीटर ऊपर जा रहे हो, तो इसको लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप सरफेस ऑफ अर्थ से रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर ऊपर जा रहे हो, या हाफ रेडियस ऑफ अर्थ ऊपर जा रहे हो, या ट्वाइस द रेडियस ऑफ अर्थ ऊपर जा रहे हो, तो जाहिर है एच फिर आर ई से छोटा नहीं है, एच आर ई के करीब है या उससे बड़ा है या बराबर है। तो फिर ये वाला आपको आंसर गलत देगा, क्योंकि ये फॉर्मूला ड्राइव करते हुए आपने ये बात अज्यूम की होती है कि एच इज वे लेस देन द रेडियस ऑफ अर्थ। तो इस चीज का ख्याल करिएगा। सही है? बस इतनी बात अगर मैं इस पूरी कहानी को सम अप करूं सवाल पे जाने से पहले, कि भाई साहब सरफेस ऑफ अर्थ पे जी का वैल्यू 9.8 होता है, ऊपर जाने से भी कम होता है, नीचे जाने से भी कम होता है। और जब आप सेंटर ऑफ अर्थ पे आओगे तो जी का वैल्यू 0 हो जाएगा। चाहो तो यहां से चेक कर लेते हैं। भैया मान लो मैं सरफेस ऑफ अर्थ से नीचे आना शुरू हुआ, यहां से मैं नीचे आया और आते आते यहां पे आ गया। अब नोट करो, मैं सरफेस से नीचे आया और यहां पे आ गया। देखो, जब मैं सरफेस से सेंटर पे आ गया तो जो मैंने डेप्थ कवर की है वो नजर आ रहा है रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर हो गई। अरे बोल भाई हाँ या ना? अरे भैया ऊपर से नीचे आया और जब सेंटर ऑफ अर्थ पे आ गया तो जो डेप्थ कवर की है वो रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर हो गई। डी की जगह आर ई पुट करेंगे, आर ई बटा आर ई 1, 1 माइनस 1 0। तो सेंटर ऑफ अर्थ पे आपका जो जी प्राइम है वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर है? सेंटर ऑफ अर्थ पे जी प्राइम क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और अगर आप अपना सिंपल पेंडुलम सेंटर ऑफ अर्थ पे ले जाओगे तो देखो फॉर्मूला क्या था, 2 पाई अंडर रूट एल डिवाइडेड बाय जी इफेक्टिव। अब समझिएगा, सेंटर ऑफ अर्थ पे ले गए आप, सेंटर ऑफ अर्थ पे इफेक्टिव ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितनी है? 0 है। किसी भी चीज को 0 से डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर क्या आता है? इन्फिनिटी आता है। यानी कि सेंटर ऑफ अर्थ पे पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या हो गया? इनफाइनाइट हो गया। यानी कि वो ऑसिलेट नहीं करेगा। कॉन्सेप्ट का फील आया? चलो फील दिलाते हैं, कॉन्सेप्ट का फील दिलाते हैं। सवाल तो होते रहेंगे, मसला नहीं है, पहले कॉन्सेप्ट का फील लेते हैं। देखो भैया, जब हमने इसकी डेरिवेशन की थी टाइम पीरियड की, तो वहां पे हमने एक रीस्टोरिंग फोर्स के हवाले से एक चीज देखी थी, जो मैं इसको मिटाने लगा हूं। ठीक है भैया, चलो हमने रीस्टोरिंग फोर्स के हवाले से एक कॉन्सेप्ट देखा था। चलो अभी जरा कॉन्सेप्ट का पहले फील ले लें, फिर आगे चलते हैं सवालों पे। हमने बोला था भाई पेंडुलम ऐसे, ये पेंडुलम का मीन पोजीशन है। मैंने पेंडुलम को यहां से छोड़ दिया तो पेंडुलम भैया ऐसे, यहां से छोड़ा पेंडुलम भैया यहां कहीं पे आ गए। तो मैंने कहा था यहां पे आप क्या करो, आप चेक करो कि इसके ऊपर ना कौन कौन सी फोर्सेज जो है ना वो एक्ट करती चल रही हैं। ठीक है, समझ लो, पेंडुलम को मैं यहां से मैंने छोड़ दिया तो पेंडुलम भैया यहां कहीं पे आ गए। तो मैंने कहा भाई चेक करो इस पे कौन कौन सी फोर्सेज हैं। आपने कहा था सर एक टेंशन एक्ट कर रहा है, एक इसका वेट एक्ट कर रहा है विच इज mg, और यहां से इसका एंगल बन रहा था थीटा। हमने इसको आगे एक्सटेंड किया था तो भाई साहब ये थीटा आ गया था। तो हमने यहां पे वेट के कंपोनेंट्स बना लिए थे। लेक्चर नंबर 11 की कार्रवाई चल रही है सारी। तो भाई साहब हमने कहा था ये हमारे पास क्या हो जाता है? mg cos थीटा, और हमने कहा था ये हमारे पास क्या हो जाता है? mg sin थीटा। हमने कहा था mg sin थीटा हमारे पास क्या है? रीस्टोरिंग फोर्स है। अब आप मुझे एक बात बताओ, जब आप सेंटर ऑफ अर्थ पे चले गए तो मान लो ये पूरा सेटअप आपका कहां रखा है? सेंटर ऑफ अर्थ पे रखा है। आपने पेंडुलम को ऐसे लिया और यहां पे लाके छोड़ दिया। अब ये कह रहे हैं टाइम पीरियड इनफाइनाइट है, यानी बहुत ज्यादा टाइम लगेगा इसे साइकिल को मुकम्मल करने में। इसका मतलब वो ऑसिलेशन नहीं कर रहा। कैसे साबित हो रहा है? कॉन्सेप्ट कैसे फील आ रहा है? देखो भैया जी का वैल्यू यहां पे क्या है? 0। तो जब जी का वैल्यू 0 है तो आप चेक करो आपकी रीस्टोरिंग फोर्स कितनी आ रही है? 0 आ रही है। ऑसिलेशन के लिए बुनियादी शर्त क्या होती है? रीस्टोरिंग फोर्स का होना। आप पेंडुलम को यहां पे लाके छोड़ दिया, अब पेंडुलम भैया आगे ही नहीं जा रहे।
क्यों? रिस्टोरिंग फोर्स ही नहीं बन पा रही यहां पे। जी का वैल्यू यहां पे क्या है? सेंटर ऑफ अर्थ पे 0 है। तो भाई जब होगी नहीं तो यहां से आगे कैसे जाएगा? यहां पे लाके छोड़ दिया, आगे नहीं जा रहा। सिमिलरली अगर आपको बोला जाए इसकी फ्रीक्वेंसी निकालो, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो भैया 1 डिवाइडेड बाय इंफिनिटी, किसी भी चीज की डिनोमिनेटर में इंफिनिटी आ जाए तो वो 0 होता है। किसी भी चीज के डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो वो इनफाइनाइट है। किसी भी चीज के डिनोमिनेटर में इनफाइनाइट आ जाए तो वो 0 है। फ्रीक्वेंसी इज 0, यानी कि 0 साइकिल पर सेकेंड, यानी कि कोई साइकिल कवर नहीं हो रहा। और भाई आगे जा ही नहीं रहा तो साइकिल कहां से कवर करेगा? कॉन्सेप्ट का फील आया? चलो छाप लो, आगे चलते हैं और इसके क्वेश्चंस करते हैं। अब देखो मेरा बेटा, इतने टॉपिक को जो हमने रिवाइज किया उससे रिलेटेड हमारे पास ये 2 क्वेश्चंस हैं और एक क्वेश्चन और मेरे जहन में आ रहा है जो मैं आपको इसके बाद कराऊंगा। आप वीडियो को पॉज करो और तसल्ली के साथ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। चलो भैया, अटेम्प्ट कर लिया? तब तक अटेम्प्ट करते रहो जब तक के प्रोवाइडेड आंसर में से कोई एक आंसर आपका मैच ना कर जाए। ठीक है, चलो पहले सवाल में कहता है सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 1 मीटर इज टेकन टू अ हाइट h इक्वल्स आर ई फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। अब देखो भैया, यहां पे आपको एक बात तो समझ में आ जानी चाहिए। अगर इसने कहा कि सिंपल पेंडुलम है जिसकी लेंथ कितनी है? 1 मीटर, इसका मतलब बगैर सॉल्व किए पता चल जाना चाहिए कि इसका टाइम पीरियड क्या आएगा? 2 सेकेंड। कैसे पता चला? मैंने आपको सेकेंड्स पेंडुलम का लेंथ निकालना सिखाया था। सेकेंड पेंडुलम की लेंथ कितनी आती है? 0.993 मीटर। राउंड ऑफ करते हैं तो 1 मीटर। याद आ रहा है? फ्रीक्वेंसी थी 0.5 हर्ट्ज, एंगुलर फ्रीक्वेंसी थी पाई रेडियन पर सेकेंड। तो ये वही तो है, देखो ना, सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 1 मीटर। नहीं तो हम सॉल्व करके निकाल लेंगे, बस आपका इसमें थोड़ा टाइम बच जाएगा अगर आपको ये बात पता होती। 2 पाई अंडर रूट एल डिवाइडेड बाय जी। सही है भैया, ये हो गया हमारे पास 2 पाई और जनाब अंडर रूट एल डिवाइडेड बाय जी, और एल कितना है? 1। अब पाई को अगर मैं रूट के अंदर भेजता हूं भाई साहब तो ये क्या बन जाएगा? पाई रूट के अंदर जाएगा तो पाई स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में आ गया जी। भेज सकता हूं ना भाई, पाई स्क्वायर रूट से बाहर वापस पाई हो जाएगा। पाई स्क्वायर से जी मर गया क्योंकि पाई 3.14 लो, स्क्वायर करो तकरीबन 9.8 आएगा। जी का वैल्यू हम क्या ले रहे हैं? 9.8। ठीक है, अर्थ के सरफेस के ऊपर, क्योंकि पहले ये पेंडुलम कहां पे था? अर्थ के सरफेस के ऊपर था, उसके बाद हाइट कवर करके कहीं ऊपर गया है, तो ये आ गया। क्या आंसर आ रहा है? 2 सेकेंड। आप ये एक स्टेप अपना डायरेक्ट अवॉइड कर सकते थे अगर आपको ये चीज जहन में आ जाती जो हमने इसी नोट्स में, आप 2 सफ़े पलटना, पीछे लिखी हुई होगी। ठीक है, आगे कहता है इज टेकन टू अ हाइट h, जहां पे, और उसने आपको हाइट भी बता दी, हाइट कितनी है? रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन एट दैट पॉइंट, यानी कि जिस पॉइंट पे अब आप पेंडुलम को लेके चले गए, यहां पे आपसे ऑसिलेशन का टाइम पीरियड पूछ रहा है। आप नोट करो कि एग्जामिनर ने आपको बोला कि अर्थ के सरफेस से हम कितना ऊपर लेके जा रहे हैं? रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर। तो जो आपका फॉर्मूला था जी प्राइम इक्वल जी इंटू 1 - 2h अपॉन आर ई, वो तो फेल हो गया क्योंकि वो छोटी मोटी हाइट्स के लिए था। इसलिए मैंने कहा था जो जर्नल फॉर्मूले हैं ना वो आपने याद रखने एल्टीट्यूड के लिए। एक फॉर्मूला हमें पता है GME डिवाइडेड बाय RE का स्क्वायर, एक फॉर्मूला मेरा बेटा हमें पता है GME डिवाइडेड बाय RE प्लस H का होल स्क्वायर। मेरा बेटा अगर मैं इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड कर देता हूं तो देखो क्या बनता है? जी प्राइम डिवाइडेड बाय जी विल बी इक्वल टू, डिवाइड करने पे क्या होगा भाई? GME, ये हो जाएगा RE प्लस H का होल स्क्वायर, होल अपॉन में आ जाएगा GME डिवाइडेड बाय RE का स्क्वायर। GME से GME मर गया, इसको पलटेंगे तो ये बन जाएगा RE डिवाइडेड बाय RE प्लस RE का होल स्क्वायर। सर ये H की जगह पे RE कैसे आया? भैया H का वैल्यू हमें सवाल में गिवन है, कितना है? RE है, तो H की जगह पे RE आ गया। वैसा पलट गया, RE स्क्वायर ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया। ये लिखा है 1 अपॉन RE प्लस H का होल स्क्वायर, दिस इज 1 अपॉन RE स्क्वायर, पलट गया ये। ठीक है, तो जनाब ये बनता है मेरे पास RE अपॉन 2RE, ऊपर आ गया होल स्क्वायर। RE से RE मर गया, 1/2 का स्क्वायर क्या होता है मेरा बेटा? 1/4। जनाब जी यहां डिवाइड हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो उस पॉइंट पे आपके पास जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है? G/4 आ रहा है। क्लियर हो गया? कितना वैल्यू आ रहा है? G/4 आ रहा है। अब आप नोट करो ये जो चीज है इसको जरा गौर से देखो, मैं इसको लिखना सिखा रहा हूं एक और तरह से। T का वैल्यू सरफेस ऑफ अर्थ पे कितना आया? 2 सेकेंड आया, और जब आपने यहां पे रखा था 2 पाई अंडर रूट 1 अपॉन जी, यही लिखा था। कितना आंसर आया था आपके पास? 2 सेकेंड आया था। अब देखो मुझे इस पॉइंट के ऊपर क्या करना है? टाइम पीरियड निकालना है। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है?
2 पाई अंडर रूट एल डिवाइडेड बाय जी प्राइम। भाई इस पॉइंट पे लेंथ तो चेंज नहीं हो रही ना, ऊपर ले जाते लेंथ में तो कोई बरकत नहीं हो गई या लेंथ कोई कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं हो गई, सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो भैया ये आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल की जगह जो लेंथ है इसकी 1 मीटर, जी की जगह पे यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितनी है, जी बाय 4। पलट देंगे तो भाई साहब ये 4 कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। इस 4 को अगर मैं रूट से बाहर निकाल लूँ तो 4 भाई साहब रूट से बाहर आके क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। और ये पूरी चीज़ आप नोट करो, ये पूरी चीज़ अभी किसके बराबर आई थी, 2 सेकंड के बराबर, एक 2 बाहर आ गया। क्या आंसर आता है इसका, 4 सेकंड इसका आंसर आता है। डायरेक्टली भी कर सकते थे सर, वो कैसे होता, देख लो भैया ये फॉर्मूला देखो, टी का रिलेशन ऐसे नजर आ रहा है आपको, अंडर रूट जी के साथ इनवर्स है। यहां देखो मेरा बेटा, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, इससे ये समझ में आ रहा है उस पॉइंट पे जहां पे ये टाइम पीरियड निकालने के लिए बोल रहा है तो जी का वैल्यू 4 गुना कम हो गया। तो भाई जी कम होगा तो टाइम पीरियड क्या होगा, बढ़ेगा, लेकिन डायरेक्ट लीनियर रिलेशन नहीं है। जी 4 गुना कम होगा तो ये जो टी है ये 4 का रूट बढ़ेगा, क्योंकि टी रूट ऑफ जी पे डिपेंड कर रहा है। तो जी 4 गुना कम हुआ तो टी 4 का रूट बढ़ेगा। 4 का रूट क्या होता है, 2 होता है, तो टी कितना बढ़ेगा, 2 टाइम बढ़ेगा। यानी कि वहां पे टाइम पीरियड क्या होगा, 2t होगा। और t क्या है, पुराना टाइम पीरियड, तो पुराना टाइम पीरियड कितना था आपके पास, 2 सेकंड था, तो नया टाइम पीरियड 2t होना है, तो 2 2 क्या हो जाएगा, 4 सेकंड हो जाएगा। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये आंसर आ गया हमारे पास, GI की आई 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला सवाल देखो भैया, आपको कहता क्या है, अगला सवाल कहता है मेरा बेटा आपके पास कि जनाब मास एंड रेडियस ऑफ अ प्लेनेट आर 3 टाइम्स द रिस्पेक्टिव वैल्यूज। रिस्पेक्टिव वैल्यूज का मतलब ये कह रहा है कि जैसे मास है किसी प्लेनेट का, मान लो वो प्लेनेट वाई है, तो मास ऑफ प्लेनेट वाई इज 3 टाइम्स द मास ऑफ अर्थ। सिमिलरली रेडियस ऑफ प्लेनेट वाई इज 3 टाइम द रेडियस ऑफ अर्थ। ये मतलब हो गया इस पहले जुमले का, मास एंड रेडियस ऑफ अ प्लेनेट आर 3 टाइम द रिस्पेक्टिव वैल्यूज ऑफ अर्थ। यानी कि जिस प्लेनेट की ये बात कर रहा है, मैंने उस प्लेनेट को वाई मान लिया, मास ऑफ प्लेनेट वाई इज 3 टाइम द मास ऑफ प्लेनेट अर्थ, रेडियस ऑफ प्लेनेट वाई इज 3 टाइम द रेडियस ऑफ प्लेनेट अर्थ। आगे कहते हैं टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, ये टी लिखा हुआ है ना, ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑन द अर्थ सरफेस इज 2 सेकेंड्स। वेरी गुड, फिर सिंपल पेंडुलम की बात कर दी इसने। फाइंड पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द सेम पेंडुलम, सेम पेंडुलम मतलब कुछ भी चीज चेंज नहीं हुई है, ठीक है, ऑन दिस प्लेनेट, मतलब कुछ भी चीज से मुराद आपने लेंथ चेंज नहीं करी। अब आपने बताना है ये जो आपका पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड अर्थ के सरफेस पे 2 सेकेंड था, वो इस प्लेनेट पे जाके उसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा। अच्छा यहां पे ना बच्चे के जहन में एक सवाल आता है, वो सवाल ये आता है, सर देखिए ये तो सेकंड पेंडुलम है, ये सेकंड पेंडुलम है, तो इस दूसरे प्लेनेट पे भी जाके ये सेकंड पेंडुलम रहेगा। ओ भाई सेकंड पेंडुलम कोई मतलब कोई स्टैंप नहीं लगी हुई है। सेकंड पेंडुलम एक ऐसे पेंडुलम को कहते हैं जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड है, और टाइम पीरियड डिपेंड करता है इफेक्टिव लेंथ पे और इफेक्टिव ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे। जब आप प्लेनेट शिफ्ट कर रहे हो तो लेंथ भले वो ही रहे, लेकिन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तो चेंज हो रही है, तो सेकंड पेंडुलम कैसे रहेगा। आप सोचो कि समझ आ रही है बात की। सेकंड पेंडुलम क्या था, एक ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड अर्थ के सरफेस पे कितना था, 2 सेकंड। अगर आप इसका प्लेनेट चेंज कर रहे हो तो लेंथ आप भले चेंज ना कर रहे हो, ग्रेविटी चेंज हो रही है, तो उसका टाइम पीरियड 2 सेकंड तो नहीं रहेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है, उसका टाइम पीरियड तो या तो बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, डिपेंडिंग ऑन के जी बढ़ रहा है या कम हो रहा है। जैसे अगर आप अर्थ के सरफेस से चांद पे लेके जाओगे तो चांद पे ग्रेविटी का वैल्यू कम होता है, तो सेकंड पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो 2 सेकंड से बढ़ जाएगा। जुपिटर पे लेके जाओगे, वहां पे ग्रेविटी अर्थ के मुकाबले में ज्यादा है, तो वहां पे इसका टाइम पीरियड अर्थ के मुकाबले में कम हो जाएगा, यानी कि 2 सेकंड से कम वक्त में ऑसिलेशन करेगा, तेजी से मूव करना शुरू हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। अब क्या करना है, आपने टाइम पीरियड बताना है इस पेंडुलम का ऑन दिस प्लेनेट। तो भाई साहब पहले इसकी बात कर लेते हैं। हमें पता है किसी भी प्लेनेट के सरफेस के ऊपर, किसी भी प्लेनेट के सरफेस के ऊपर जब आप जी कैलकुलेट करते हो तो उसका फॉर्मूला होता है GME/RE का स्क्वायर। अगर प्लेनेट वाई की बात करेंगे तो ये बन जाएगा GMY डिवाइडेड बाय RY का स्क्वायर। MY से क्या मुराद है, उस प्लेनेट का मास, क्योंकि सरफेस पे पूरा ही मास इफेक्टिव मास होता है, और RY क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ टू द सरफेस ऑफ द प्लेनेट। ठीक है, बार बार अर्थ बोल रहा हूं, समझ जाना ये कौन से प्लेनेट की बात हो रही है, वाई प्लेनेट की। तो डिस्टेंस फ्रॉम प्लेनेट सेंटर ऑफ अर्थ ऑफ प्लेनेट वाई टू द सरफेस ऑफ प्लेनेट वाई, तो वो कितना होगा, रेडियस ऑफ प्लेनेट वाई, ये हो जाएगा।
अब अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट करता हूँ, मास ऑफ प्लेनेट वाई कितना दिया हुआ है, 3 टाइम द मास ऑफ अर्थ, और रेडियस ऑफ प्लेनेट वाई कितना दिया हुआ है, 3 टाइम द रेडियस ऑफ अर्थ, ऊपर आ गया स्क्वायर, ठीक है। GME एज इट इज आ गया, मल्टीप्लीकेशन में आ गया 3 अपॉन RE स्क्वायर आ गया एज इट इज, 3 का स्क्वायर होता है 9। मेरा बेटा हमारे पास, आप नोट करो, ये जो पूरी की पूरी चीज़ है, ये पूरी चीज़ क्या होती है, G के बराबर होती है। तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है, G/3 आ रहा है। क्लियर हो गया? यानी कि जो आपका प्लेनेट Y है, इसके सरफेस पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या आ रही है, G/3 आ रही है। क्लियर हो गया? अब क्या करेंगे भाई, रिलेशन निकाल लो। आपके पास T और √G का रिलेशन आपको नजर आ रहा है इस तरह से। यहां अगर मैं बनाऊंगा तो क्या बनेगा, T1 डिवाइडेड बाई T2 विल बी इक्वल टू, T2 के लिए G2 ऊपर आ जाएगा और T1 के लिए G1 नीचे आ जाएगा। ये रिलेशन तो हमें बनाना आता है ना। T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट अपॉन √G, तो T1 अपॉन T2 विल बी इक्वल टू √G2 अपॉन √G1, कॉन्स्टेंट से कॉन्स्टेंट मर जाएगा, ये रिलेशन बन जाएगा। अब T1 1 वाला मान लेते हैं, अर्थ है, तो अर्थ पे टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है, 2 सेकंड दिया हुआ है। हमें दूसरा टाइम पीरियड तो निकालना ही है। तो G2 जो नई ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आई है वो कितनी है, G/3। पुरानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितनी थी, G थी, G से G मर गया, ये क्या बनता है, 1 का रूट 1 हो गया, अपॉन में आ गया √3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, T2 1 सा T2 हो जाएगा, ये मेरा बेटा बन जाएगा T2 विल बी इक्वल टू 2√3। तो ऐसा कोई ऑप्शन है, 2√3। क्लियर हो गया? देखो भैया मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, सर क्या इस तरीके से ये वाला सवाल भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आपने निकाला था जो आपके पास नया G प्राइम आ रहा था, वो क्या आ रहा था, G/4 आ रहा था। बिल्कुल इसी पैटर्न पे कर सकते हो, मैं करके भी दिखा देता हूं। पुराना टाइम पीरियड कितना था आपका, 2 सेकंड, नया टाइम पीरियड निकालना था, नया वाला क्या आ रहा था, ये G/4 आ रहा था, और अर्थ के सरफेस पे कितना था, G था, G से G मर गया जनाब। 1/4 का रूट से बाहर निकालेंगे तो 1/2 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, T2 विल बी इक्वल टू 4 सेकंड, इससे भी आ जाएगा आंसर। तो परेशानी की कोई बात नहीं है। देखो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आपने क्या किया, सबसे पहले अर्थ के सरफेस पे आपको गिवन था, आपको बोला था किसी और प्लेनेट के सरफेस पे निकालना है, ठीक है, किसी और प्लेनेट के सरफेस पे आपने निकालना था। तो आप किसी और प्लेनेट के सरफेस के ऊपर आपने क्या चीज मालूम करी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो भाई इसने कहा था मास एंड रेडियस ऑफ दैट प्लेनेट इज 3 टाइम द रिस्पेक्टिव वैल्यूज ऑफ अर्थ। तो आपने बोला ये चीज पहले लिख ली यहां पे। इससे आपको क्या पता चल गया, इससे आपको पता चला कि भाई वो जो नया प्लेनेट है उसके सरफेस पे जो G का वैल्यू है वो अर्थ के मुकाबले में 3 गुना क्या है, कम है। क्लियर हो गया? बस फिर वैल्यू पुट करी और आपका आंसर आ गया 2√3 सेकेंड्स। क्लियर? कॉपी कर लो, आगे चलते हैं। अब देखो मेरा बेटा, जितनी बात हमने अभी करी है उससे रिलेटेड हमारे सामने एक क्वेश्चन और मेंशन है। सवाल को समझो और सवाल का जो कॉन्सेप्ट है ना उसको फील करो। साथ ही साथ आप कोशिश ये किया करो कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हो तो जो क्वेश्चन आपको पहले से नहीं आता हो और मैं सॉल्व कराऊं तो वीडियो को पॉज करो और सवाल को एक बार खुद से अटेम्प्ट करो आगे बढ़ने से पहले, तो आप इसका फायदा ना खुद से एक्सपीरियंस करोगे। क्योंकि जो मेरे सवाल होते हैं ना वो असेंडिंग ऑर्डर ऑफ डिफिकल्टी में अरेंज होते हैं लेक्चर में हमेशा। तो पिछले लेक्चर आपका जितना क्लियर होगा अगला लेक्चर आपको उतना अच्छा लगेगा। कहता है What should be the length of second pendulum on moon? यहीं पे रुक जाओ। आपसे बोल रहा है लेंथ बताइए सेकंड पेंडुलम की कहां पे, मून पे। अब बच्चे का सवाल आएगा यहीं पे, सर लेंथ तो हमें पता है सेकंड पेंडुलम की कितनी होती है, 1 मीटर। मेरा बेटा ये 1 मीटर लेंथ जो होती है ये होती है अर्थ के सरफेस के ऊपर। अब फिर बच्चे का सवाल आएगा, सर अभी आपने कहा था कि जब हम अर्थ के सरफेस से पेंडुलम को लेके जाते हैं तो हम लेंथ चेंज थोड़ी कर रहे हैं, तो जी के चेंज होने की वजह से टाइम चेंज हो रहा है। वहां नहीं कर रहे थे चेंज, लेकिन अब सवाल को पढ़ो, सवाल वाला कह क्या रहा है आपसे, कॉन्सेप्ट फील करो। कह रहा है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम ऑन मून। सेकंड पेंडुलम किसे कहते हैं, जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है। तो अगर एक पेंडुलम, गौर से सुनना, अच्छे से सुनना, अगर एक पेंडुलम ऐसा है जिसका टाइम पीरियड अर्थ के सरफेस के अलावा चांद के सरफेस पे भी 2 सेकंड है, तो इसका मतलब अर्थ से चांद पे ले जाते हुए आपने उसकी लेंथ चेंज करी होगी। क्यों सर? अरे भैया देख इधर, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, 2π√L डिवाइडेड बाय G। एक बात तो तय है कि जब आप चांद पे जा रहे हो तो G का वैल्यू क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अगर आप चाहते हो जो सेकंड पेंडुलम अर्थ पे था वो सेकंड पेंडुलम चांद पे भी रहे, तो भाई जी चेंज हो रहा है तो आपको एल भी तो चेंज करना पड़ेगा। भाई जी अगर कम हो रहा है तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, तो आपने टाइम पीरियड को बढ़ने नहीं देना, तो आपने लेंथ को कम करना है ताकि टाइम पीरियड कम हो जाए और टी जो यहां था वो वहीं पे रहे। पॉइंट समझ में आ रहा है, हाँ या ना? देखो फिर समझो।
अर्थ के सरफेस पे एक पेंडुलम है, उसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड है। मैं चाहता हूं मैं इसको किसी भी प्लेनेट पे ले जाऊं तो इसका टाइम पीरियड कितना रहे, 2 ही सेकेंड रहे, चेंज ना हो। तो इसका मतलब क्या है, जब मैं इसको प्लेनेट शिफ्ट करूंगा तो वहां पे जाके ऑटोमेटिकली क्या चीज चेंज होगी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। मुझे उसके लिहाज से लेंथ एडजस्ट करनी पड़ेगी ताकि जी की वजह से इसके टाइम पीरियड में जो चेंज आया है मैं लेंथ को ऐसे एडजस्ट करूंगा कि वो इसके टाइम पीरियड में आने वाले चेंज को मार देगा। समझना, यानी कि मिसाल के तौर पे यहां से मैं लेकर गया चांद पे और चांद पे जाने के ऊपर हुआ गया, इसका टाइम पीरियड बढ़ गया, मिसाल दे रहा हूं 2 सेकंड, अब हो गया 4 सेकंड, मुझे वापस 2 सेकंड चाहिए तो मैं लेंथ को इस लिहाज से एडजस्ट करूंगा कि मेरा टाइम पीरियड वापस क्या हो जाए, 2 सेकंड। गेटिंग माई पॉइंट कि आपका प्लेनेट शिफ्ट करने पर जी का वैल्यू चेंज होने पे टी चेंज हो रहा था तो आपने एल को इस लिहाज से चेंज करा कि टी का जो चेंज है वो वापस नलीफाई हो जाए, तो आपका टाइम पीरियड दोनों जगह पे कैसा हो जाएगा, सेम हो जाएगा। पीछे वाले सवालों में वो ऐसा नहीं कह रहा था, वो कह रहा था सिर्फ आपने पेंडुलम को शिफ्ट किया, पेंडुलम को ऊपर ले गए तो वहां पे ऑटोमेटिकली जी चेंज होगा। लेकिन यहां पे क्या कह रहा है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम ऑन मून। तो सेकंड पेंडुलम का मतलब कि उसका टाइम पीरियड क्या है, 2 सेकंड। तो अगर अर्थ से मैं किसी को वहां लेके गया हूंगा और उसका टाइम पीरियड 2 सेकंड है तो भैया इसका मतलब मैंने उसकी लेंथ भी क्या करी होगी, चेंज करी होगी ताकि जी का चेंज वहां पे अकोमोडेट हो सके। कॉपी कर लो, अजान हो जाए, आगे चलते हैं। ठीक है भैया, तो हमें यहां तक ये बात समझ में आती है कि अगर आप एक पेंडुलम को अर्थ के सरफेस से किसी और प्लेनेट पे शिफ्ट कर रहे हो तो जी का वैल्यू वहां पे चेंज होगा, उसकी वजह से टाइम पीरियड चेंज होगा। तो जैसे जी चेंज हो रहा है वैसे आपको लेंथ भी चेंज करनी पड़ेगी ताकि जो जी का इंपैक्ट है उसे कैंसिल आउट किया जा सके। क्लियर हो गया, देख लो भैया यहां पे अब समझ लो। अब इस सवाल को मजीद करते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट बने। अगर मैं अर्थ के सरफेस की बात करूं तो अर्थ के सरफेस पे हमारे पास जो, अगर मैं इसको लिखता हूं तो ये है हमारा टाइम पीरियड का फॉर्मूला, टी इक्वल्स 2π/L/g। अर्थ के सरफेस की बात करेंगे तो अर्थ के सरफेस से टाइम पीरियड कितना होता है, 2 सेकंड होता है और ये आ जाएगा 2π/1/g। यही होता है ना भाईजान, यही होता है और तो कुछ नहीं होता, यही है ना भैया, यहीं से निकालते हो ना आप। ये सेकंड पेंडुलम की इक्वेशन लिखी अर्थ के सरफेस पे, टाइम पीरियड 2 सेकंड है और उसकी लेंथ क्या होती है, 1 मीटर। जब आप इस सेकंड पेंडुलम को लेके जा रहे हो चांद के ऊपर तो भैया इसका टाइम पीरियड चेंज हो जाना चाहिए था, लेकिन जी के चेंज होने के साथ आपने लेंथ को चेंज किया और ये नई लेंथ आपको निकालने के लिए बोल रहे हैं। तो अभी भी टाइम पीरियड कितना है, 2 सेकंड है, 2π/√ और अब की बार आपका जो लेंथ है वो आपको मालूम करना है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी फिलहाल आपको नहीं पता। अच्छा भाई, जब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आपको नहीं पता मेरा बेटा, अब जरा नोट करो यहां पे आपको कहता है इफ वेट ऑफ द बॉडी डिक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 6 ऑन द सरफेस। सर इससे क्या मुराद है भैया, वेट का फॉर्मूला क्या होता है, W = mg। इसका मतलब वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ऐसे ही है, जब आप अर्थ के सरफेस से चांद पे जा रहे हो तो कह रहा है वेट 6 गुना कम हो जाता है। तो अगर वेट 6 गुना कम हो रहा है इसका मतलब जी का वैल्यू भी कितना कम हो रहा होगा, 6 गुना कम हो रहा होगा, हाँ या ना। अरे भैया अगर अर्थ के ऊपर वेट है W और वहां जाने के बाद वेट हो गया W/6 तो इसका मतलब अगर अर्थ के सरफेस पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन G थी तो वहां पर जाने के बाद क्या हो जाएगी, G/6। और एक चीज रिकॉल कर लेना, वेट और मास अलग चीज होती है। वेट फोर्स है, मास कंटेंट है, बॉडी के अंदर जो कुछ मौजूद है वो मास होता है। जो वेट है वो ताकत है जिससे कोई प्लेनेट किसी बॉडी को अट्रैक्ट करता है अपने सेंटर की तरफ ताकि वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से फॉल करती हुई आए उसके सेंटर पे। क्लियर हो गया, तो ध्यान में रखेंगे ये बात। तो भाई साहब अगर वेट 6 गुना कम हो रहा है इसका मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी 6 गुना कम हो रहा होगा। इससे रिलेटेड मैंने एक सवाल बलूचिस्तान बोर्ड का आपके होमवर्क क्वेश्चन में भी डाला है, ठीक है। तो आपको जो नया जी का वैल्यू दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, G/6 दे दिया। क्लियर है, तो जनाब ये क्या बनेगा, 2 विल बी इक्वल टू 2π/L प्राइम मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन में क्या आ गया भाईजान, जी आ गया। इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो भाई। डिवीजन कैसे करते हैं, लेफ्ट साइड लेफ्ट से करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 2π/1/g, ये हो जाएगा आपके पास 2π/6L प्राइम अपॉन में आ रहा है जी, जो मर रहा है मार दे भाई, 2 से 2 मर गया, 2π से 2π मर गया। अगर मैं इसका पूरे का अंडर रूट भी कॉमन कर लूंगा तो अंडर रूट अगर कॉमन करता हूं जी से जी भी मर गया, सही है। अब अगर स्क्वायरिंग करता हूं तो यहां तो 1 ही बचा है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, यहां क्या बचा 1 बचा है और अपॉन में क्या बच गया 6L प्राइम बच गया। L प्राइम को वहां ले जा भाई, L प्राइम कितना आ रहा है आपके पास 1/6 मीटर आ रहा है। सर मीटर क्यों आ रहा है भैया, सारी चीजें स्टैंडर्ड रखी हुई है ना, ये भी स्टैंडर्ड सेकंड में रखा, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में रखा, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, स्टैंडर्ड आएगा। क्लियर हो गया,
आंसर निकालना आ गया। सर हमें ये समझ में नहीं आया कि ये आप कर कैसे रहे हैं। और आसान है, और आसान करके कर लो, कोई मसला नहीं है। हम क्या करते हैं, इसका रिलेशन स्टैब्लिश कर लेते हैं। देखो रिलेशन तो बनाना आता है ना, रिलेशन से कर लेते हैं भैया। देखो आप देखो, आपको नजर आ रहा है t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एल बाय जी। तो अगर मैं लिखता हूं t1 डिवाइडेड बाय t2 विल बी इक्वल टू अंडर रूट, सुनना L का रिलेशन T के साथ डायरेक्ट, तो T1 के लिए L1 उसके सामने आएगा, T2 के लिए L2 उसके सामने आ जाएगा। T के साथ G का रिलेशन इनवर्स, तो भाई G2 ऊपर आएगा इसके लिए और ये G1 नीचे आ जाएगा। बस अब वैल्यू प्लेस करते भाई। पुराना टाइम पीरियड 2 और आप नया टाइम पीरियड भी 2 ही चाह रहे हो, तभी तो लेंथ को एडजस्ट कर रहे हो। पुरानी लेंथ 1, नई लेंथ आपको मालूम करनी है। नई ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन G/6, क्योंकि वेट 6 गुना कम हो रहा है। पुरानी वाली G से G मर गया, 2 से 2 मर गया, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, यहाँ 1 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा मेरा बेटा ये 6 अपॉन में, ठीक है 6 अपॉन में, तो ये हो जाएगा 1/6 L2। L2 को वहाँ फेंक देंगे तो L2 विल बी इक्वल टू 1/6। ऐसे समझ में आ गया, ऐसे कर लो। एक और तरीका बता दें अब एक और तरीका बता रहे हैं जिससे आपको ये सब सॉल्व ही नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट देख के पता चल जाता कि हमारे पास क्या आंसर है। वो तरीका भी देख लो भैया, लेकिन कॉन्सेप्ट का बरल फील लेना बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं। अब आपको डायरेक्ट तरीका बता रहा हूं कि इन वाले केसेस के लिए डायरेक्ट तरीका क्या है, देख के ही आंसर पता चल जाएगा। और अगर आपको कॉन्सेप्ट फील हो जाए तो मुझे बताना कि सर हमें डायरेक्ट तरीके से भी कॉन्सेप्ट आपका फील हो गया। देखो कोई हैंकी पैंकी नहीं है, प्योर फिजिक्स। देखो भैया हमारे टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला है 2 पाई अंडर रूट एल डिवाइडेड बाय जी। अब सोचो या सुनो मेरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या थी। प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है, अर्थ के सरफेस पे किसी पेंडुलम का टाइम पीरियड टी है, मैं इसे उठा के किसी दूसरे प्लेनेट पे लेके जाता हूं, या अर्थ के सरफेस से कहीं ऊपर लेके जाता हूं, या अर्थ के सरफेस से कहीं नीचे लेके जाता हूं। ऐसा करने से हो क्या रहा है, जी चेंज हो रहा है, या तो जी कम होगा या बढ़ेगा। भाई किसी दूसरे प्लेनेट पे जाऊंगा तो हो सकता है बढ़ जाए, हो सकता है कम हो जाए। अर्थ के सरफेस से ऊपर नीचे जाऊंगा तो डेफिनेटली कम ही होगा। मान लेते हैं अर्थ चांद पे गए आप, चांद पे जाने से हुआ क्या, जी डिवाइड बाय 6 हो गया। इसी सवाल की बात कर रहे हैं। चांद पे जाने से क्या हुआ, सोचो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 6 गुना कम हो गया, तो जो टाइम पीरियड है उसे अंडर रूट 6 टाइम्स बढ़ जाना चाहिए था। बोलो भैया हाँ या ना। अरे भैया जब चांद के सरफेस पे गए तो जी का वैल्यू 6 गुना कम हो गया, टी का रिलेशन इसके साथ इनवर्स है, ये 6 गुना कम होगा तो ये अंडर रूट 6 गुना बढ़ जाएगा। अब आप क्या चाह रहे हो, आप चाह रहे हो टाइम पीरियड चेंज ना हो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इस रूट 6 को काटने के लिए अपॉन में भी एक रूट 6 चाहिए। इसका मतलब आप लेंथ को भी 6 गुना कम कर दोगे। सोचो अगर मैं लेंथ को 6 गुना कम कर दूं, टी का रिलेशन लेंथ के साथ डायरेक्ट, अगर लेंथ 6 गुना कम हुई तो टाइम पीरियड अंडर रूट 6 टाइम्स कम हो जाएगा, तो रूट 6 को मार देगा, टी का वैल्यू टी ही रहेगा। कॉन्सेप्ट का फील आ रहा है, हाँ या ना। अरे भैया देखो चांद पे जाने पर जी का वैल्यू 6 गुना कम हुआ, रिलेशन इनवर्स है। जब जी का वैल्यू 6 गुना कम हुआ तो टाइम पीरियड अंडर रूट 6 बढ़ जाएगा। आपने बढ़ने नहीं देना भैया, लेंथ आपके हाथ में, कंट्रोल कर लो। लेंथ को आपने 6 गुना कम किया, क्यों भैया, अंडर रूट 6 टाइम बढ़ रहा था तो अपॉन में रूट 6 चाहिए था ताकि ये इसको मार दे। अपॉन में रूट 6 लाने के लिए लेंथ को 6 गुना कम कर दिया। तो अपने पास एक जुमला लिखो, गौर से लिखना जुमला। अगर आप चाहते हो टाइम पीरियड सेम रहे भले ग्रेविटी चेंज हो रही है, अगर आप चाहते हो टाइम पीरियड सेम रहे भले ग्रेविटी चेंज हो रही है, तो लेंथ के साथ वही कुछ करो जो ग्रेविटी के साथ हो रहा है। लेंथ के साथ वही कुछ करो। जी 6 गुना कम हुआ, लेंथ को 6 गुना कम कर दो। जी 2 गुना बढ़ा, लेंथ को 2 गुना बढ़ा दो। टाइम पीरियड कभी चेंज नहीं होगा। साबित कर देते हैं। देखो मान लो मिसाल के तौर पे आप किसी ऐसी जगह पे चले गए जहां पे जी का वैल्यू बढ़ के हो रहा है 3 टाइम्स। जी का वैल्यू बढ़ के कितना हो रहा है, 3 टाइम्स, यानी कि वहां की ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितनी है, 3g। मैं चाहता हूं जो अर्थ के सरफेस का टाइम पीरियड हो वही वहां पे है, चेंज ना हो जाए टाइम पीरियड। तो भाई साहब फिर क्या करेंगे, अर्थ के सरफेस में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितनी है, g है, ठीक है। और मैं किसी ऐसे प्लेनेट पे जा रहा हूं जहां पे जो आपके पास ये है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। जब भाई बढ़ रही है ना 3 गुना, जब ये बढ़ जाएगी तो टाइम पीरियड कम हो जाएगा, तेजी से स्विंग हो रहा होगा। मैं चाहता हूं ऐसा ना हो, टाइम पीरियड अपने मजे से रहे, लेंथ कंट्रोल करेंगे। मैंने कहा भाई तू एक काम कर, लेंथ को भी 3 गुना बढ़ा दे। देखो कैसे होगा, देखो भैया t इक्वल 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, समझ रहे हो।
वहां पे जाने से जी बढ़ा 3 गुना, आपने लेंथ को 3 गुना बढ़ा दिया, 3 से 3 वैसे मर गया, टाइम पीरियड हंसी खुशी अपनी जिंदगी में टाइम पीरियड टी ही रहा। नहीं तो ऐसे देख ले भाई, जी 3 गुना बढ़ा, इसकी वजह से टाइम पीरियड 3 गुना कम हुआ होगा। अरे भैया ये सब बढ़े ना, मल्टीप्लाई हुआ तो ये √3 से डिवाइड हो गया। लेंथ को भी 3 गुना बढ़ा दिया तो रिलेशन डायरेक्ट है, तो ये √3 से बढ़ जाएगा। तो भाई √3 ने √3 को काट दिया, टाइम पीरियड टी ही रहेगा। तो अपने पास नोट कर लेना कि अगर आप प्लेनेट शिफ्ट करते हो या अपने पेंडुलम को ऐसी जगह लेके जाते हो जहां पे जी का वैल्यू चेंज हो रहा है और आप चाहते हो कि भैया टाइम पीरियड चेंज ना हो, तो जो काम जी के साथ हो रहा है वही काम एल के साथ चिपका दो। इस तरह से आपका टाइम पीरियड कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है भैया, कॉपी कर लो, आगे चलते हैं। अब देखो मेरा बेटा, एक सवाल हमारे सामने और मेंशन है। ये सवाल माजी के अंदर ETEA के अंदर पूछा गया है 2012 या 13 के अंदर, अब मुझे ये याद नहीं आ रहा। और ये सवाल KPK बोर्ड के एंड ऑफ चैप्टर प्रॉब्लम के अंदर भी मौजूद है। कहता है पेंडुलम क्लॉक कीप्स करेक्ट टाइम एट सी लेवल। एक कोई घड़ी है, आपने टॉम एंड जेरी में घड़ी देखी होगी ना, जिसके अंदर नीचे ऐसे पेंडुलम मूव कर रहा होता है, ये उसी घड़ी की बात हो रही है। सही है, बड़ी सी घड़ी होती है ये, ठीक है, इसको ग्रैंडफादर क्लॉक भी कहते हैं, पुराने ज़माने की घड़ी है। कीप्स करेक्ट टाइम एट सी लेवल वेयर जी इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, वो जो उसके अंदर नीचे ये डम 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 करके घूम रहा होता है ना पेंडुलम, उसी की वजह से घड़ी के ऊपर टाइम का मेजरमेंट हो रहा होता है। तो कहते हैं ये घड़ी जो है ना बिल्कुल सही टाइम दिखाती है जब इसको सी लेवल पे रखा जाता है। और आगे इसने बता दिया कि सी लेवल वो जगह है जहां पे जी का वैल्यू कितना है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहता है क्लॉक इज मूव टू अ हायर एल्टीट्यूड, इट लूजेज 80 सेकेंड्स पर डे। ये जुमला बस इसमें समझने वाला है, बाकी सब चीज हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इस जुमले का क्या मतलब है? देखो बेटे, जब कभी भी कोई घड़ी आपके पास स्लो चलना शुरू हो जाए तो हम कहते हैं इट लूजेस टाइम, और अगर तेज चलना शुरू हो जाए तो हम कहते हैं इट गेन्स टाइम। आहिस्ता चल रही हो तो लूजेस टाइम, स्लो चल रही हो तो लूजेस टाइम, तेज चल रही हो, फास्ट चल रही है तो गेन्स टाइम। मिसाल से समझना, ये जो लिखा हुआ है ना 80 सेकेंड एक दिन में लूज करती है, इसका मतलब क्या है? फॉर इंस्टेंस, आसानी के लिए मान लेते हैं कि ये जो पेंडुलम क्लॉक है ये 24 घंटे में एक साइकिल करता है। जाहिर है ऐसा नहीं होगा, समझाने के लिए मान लिया कि जिस पेंडुलम क्लॉक की बात हो रही है ये 24 आवर्स में, एक दिन में एक साइकिल मुकम्मल करता है। एक साइकिल क्या है? एक एक्सट्रीम से जाना दूसरे पर, दूसरे से वापस आना पहले पर, एक साइकिल हो गया। और हमने माना 24 घंटे में ये एक साइकिल मुकम्मल करता है। तो जब आप इसको हायर एल्टीट्यूड पे ले गए तो उसने 80 सेकेंड लूज कर दिए। मतलब जो एक साइकिल पहले 24 घंटे में होता था अब 24 घंटे प्लस 80 सेकेंड में हो रहा है, यानी मजीद 80 सेकेंड इसको चाहिए साइकिल को मुकम्मल करने में। पॉइंट समझ में आ गया? तो ये टाइम क्या कर रहा है? लूज कर रहा है, टाइम लूज कर रहा है। क्लियर हो गया? बस इतनी सी बात थी भैया, ठीक है। चलो अब यहां पर जरा देखो, अब जाहिर है वो जो क्लॉक है वो बेसिकली एक पूरे दिन में एक साइकिल तो नहीं करेगा, बहुत सारे साइकिल करेगा, तो कुल मिला के 80 सेकेंड पूरे दिन में लूज कर रहा है। यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि ये जो लूज कर रहा है ये क्या कर रहा है? ये आपके पास 24 आवर्स में ये कितना लूज कर रहा है? 80 सेकेंड्स लूज कर रहा है। समझिएगा, 24 घंटे में कितना टाइम आगे जा रहा है? 80 सेकेंड का टाइम बढ़ रहा है या 80 सेकेंड लूज कर रहा है। अगर मैं 1 सेकेंड का निकालना हूं तो भाई 24 घंटे में हर घंटे में 60 मिनट होते हैं और हर मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो गोया ये बनेगा 24 × 60 × 60 के अंदर ये 80 सेकेंड लूज कर रहा है। और अगर मुझे 1 सेकेंड के बारे में बात करनी हो कि भैया 1 सेकेंड में इसने कितना लूज किया, तो डिवाइड कर दूंगा इसको, जो चीज़ यहाँ थी उसको नीचे बेच के डिवाइड कर दिया, 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60, ये आ गया। मतलब 1 सेकेंड में ये कितना टाइम लूज कर रहा है। देखो फिर समझ लो, कोई जल्दी नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता। भैया एक पेंडुलम क्लॉक है, आप एक पेंडुलम समझ लो, एक पेंडुलम है जो कि सी लेवल पे मिसाल के तौर पे 24 घंटे में एक साइकिल मुकम्मल करता था। आप उसे हायर एल्टीट्यूड पे ले गए तो वहां पे जाहिर है 24 घंटे में तो नहीं करेगा, फिर 24 घंटे से ज्यादा टाइम में करेगा। सर आपको कैसे पता चला? अरे भैया अभी तो तकरीर की थी कि जब आप हाइट कवर करते हो जी का वैल्यू क्या होता है? कम हो जाता है। जब जी का वैल्यू कम हो जाएगा तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसका मतलब ज्यादा टाइम चाहिए होगा उसको साइकिल मुकम्मल करने में। तो यही तो लिखा हुआ है, 80 सेकेंड पर डे उसने लूज कर दिया, पूरे दिन में 80 सेकेंड का टाइम उसका बढ़ गया। तो मैंने कहा 24 घंटे में 80 सेकेंड लूज करता है, 1 सेकेंड में कितना टाइम लूज कर रहा है वो मैंने निकाल लिया। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं, ये मेरा बेटा हमारे पास आता है 80 डिवाइडेड बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 60 × 60, यह आता है 1/24
डिवाइडेड बाय 1080, 1 डिवाइडेड बाय 1080 सेकेंड। आप इसको वैसे भी कर सकते हो, 0 से 0 मर जाएगा, 8 1 जा 8 3 जा, 3 को 6 से मल्टीप्लाई करना, ये आपके पास 18 आ जाएगा, 18 को 6 से मल्टीप्लाई करना, 108 आ जाएगा और एक 0 आगे लग जाएगा। आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, ठीक है। 1 सेकेंड में इतना लूज कर रहे हैं। अगर मैं आपसे बोलता हूं t सेकेंड में कितना लूज करेगा, तो भाई दोनों तरफ t से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, t डिवाइडेड बाय 1080 सेकेंड। t सेकेंड में इतना लूज करेगा। अब जरा समझिएगा, यहां तक पहले बात क्लियर कर लें। यानी कि इतने जुमले से अगर आपको बात समझ में आती है, तो यहां पे ये कहना चाह रहा हूं कि अगर एक पेंडुलम का टाइम पीरियड सी लेवल पे कैपिटल T था, तो उस एल्टीट्यूड पे जाके इसका नया टाइम पीरियड हो जाएगा t डिवाइडेड बाय t प्लस t डिवाइडेड बाय 1080। पहले देख लो क्या इतनी बात क्लियर होती है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, यहां तक आ जाएंगे, आगे कोई मसला नहीं है, पर यहां तक आना ही मेन प्रॉब्लम है। देखो फिर समझो, एक पेंडुलम का सी लेवल पे टाइम पीरियड क्या है, कैपिटल T से शो करते हैं। जब आप उसको किसी एल्टीट्यूड पे लेके चले गए तो टाइम पीरियड तो चेंज हो जाएगा, बढ़ेगा या कम होगा, सर बढ़ जाएगा। क्यों मेरा बेटा, टाइम पीरियड का रिलेशन जी के साथ कैसा है, इनवर्स है। और आपको पता है जब आप सरफेस से ऊपर जाते हो तो जी का वैल्यू क्या होता है, कम होता है, क्योंकि डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ बढ़ रहा होता है, तो टाइम पीरियड क्या होगा, बढ़ेगा। यही चीज इसने यहां भी कही हुई है कि इट लूजेस 80 सेकेंड्स पर डे। क्लियर है? अच्छा, अब मैंने कहा सी लेवल पे ये टाइम है, तो इसका मतलब हाइट जब h पे चले जाओगे तो t प्लस कुछ होगा। ये प्लस कुछ कैसे आया भाई, इसने कहा 24 घंटे में ये 80 सेकेंड आगे गया, 80 सेकेंड लूज किया। तो भैया 1 सेकेंड में कितना होगा, तो मैंने इसको पहले तो कन्वर्ट किया सेकेंड में। हर घंटे में 60 मिनट, हर मिनट में 60 सेकेंड आ गया। 1 सेकेंड निकालने के लिए इस सबको वहां बेच के डिवाइड कर दिया, ये मेरे पास आ गया 1 सेकेंड का। ये किसका आ गया, 1 सेकेंड का। अब क्या करना है, मुझे t सेकेंड में चाहिए। सर t में क्यों निकाला आपने, इसलिए कि मेरा बेटा ये टाइम पीरियड है 1 साइकिल का, तो 1 साइकिल में इतना टाइम आगे जाएगा, हाँ या ना। अरे भैया दोनों तरफ कैपिटल T से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या निकाला है, ये निकाला है वो नंबर ऑफ सेकेंड या वो अमाउंट ऑफ सेकेंड जो 1 साइकिल में लूज किया उसने। 1 साइकिल में इतना लूज किया, तो जब हाइट h पे जाएगा तो पुराना टाइम प्लस जितना टाइम 1 साइकिल में आगे गया, इसको जोड़ देंगे तो ये मेरे पास नया टाइम पीरियड बन जाएगा। बस अब कुछ नहीं करना, 2 पाई अंडर रूट L डिवाइडेड बाय G। ये हो गया भैया हमारे पास जो सी लेवल के ऊपर था। जब ऊपर चले जाएंगे तो इसने कहीं ये नहीं कहा कि आपने लेंथ चेंज करी है, तो L को एज इट इज रहने दिया। ये हो गया आपका G प्राइम। आपको G का वैल्यू निकालना है, इसका मतलब लेंथ चेंज नहीं करी, क्योंकि अगर आप लेंथ को भी चेंज कर देते तो फिर जी का इफेक्ट तो वैसे कैंसिल हो जाता, टाइम पीरियड सेम होता, उसको ये बात कहने की जरूरत थी ही नहीं। दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देंगे, तो t डिवाइडेड बाय, अगर मैं यहां से t कॉमन ले लूं, 1 प्लस 1 अपॉन 1080, ये मेरा बेटा 2 पाई से 2 पाई तो सीधा मर गया। ये हो गया L डिवाइडेड बाय G मल्टीप्लाई बाय G प्राइम डिवाइडेड बाय L। L से L भी मर गया, T से T भी मर गया, ये हो गया। अगर मैं यहां पे एलसीएम सेम करता हूं, ये बनेगा 1 डिवाइडेड बाय 1080 प्लस 1, ये हो जाएगा 1081 डिवाइडेड बाय 1080। क्लियर है मेरा बेटा? और ये आ जाएगा हमारे पास G प्राइम डिवाइडेड बाय G। इसको पलट देंगे तो ये भाई साहब ऊपर आ जाएंगे, 1080 डिवाइडेड बाय 1081, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे, G प्राइम डिवाइडेड बाय G। इस G को वहां बेच के मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका वैल्यू आपको पता है कितना गिवन है, 9.8। सिंप्लीफाई करेंगे आपका आंसर आएगा 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर हो गया? तो माजी में एक ही बार ये क्वेश्चन आया हुआ है ETEA 2012 में, और तब आपके पास ये कैलकुलेटर अलाउ हुआ करता था, तो इस तरह का क्वेश्चन आ गया था और आराम से आपने इसको सिंप्लीफाई भी कर लिया था। क्लियर हो गया? छाप लो, कॉपी कर लो, आगे चलते हैं। अच्छा, यहां पे आपने एक काम ये करना है कि अगर ये क्लॉक 80 के बजाय मिसाल के तौर पे ये क्लॉक लूज करता डम 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 120 सेकेंड, उस केस में क्या होता, आंसर कमेंट में बताइएगा। अगर ये 120 सेकेंड लूज करता तो क्या होता, ये आपने मुझे कमेंट में बताना है। अब मेरा बेटा इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का ही एक कॉन्सेप्ट और हमारे पास है, एंड दैट विल बी द लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपल पेंडुलम। ये मान लो भैया हमारे पास अगर एक लिफ्ट है और इस लिफ्ट में यहां पे किसी थ्रेड के साथ मैंने कोई बॉब छोटा सा हैंग किया हुआ है। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि भैया इसके ऊपर कौन कौन सी फोर्सेज हैं, आप बोलोगे यहां पे एक टेंशन T इन स्ट्रिंग है जो कि अपवर्ड एक्ट कर रही होगी टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और एक भैया इसका वेट होगा दैट इज mg जो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा होगा, और ये मेरा बेटा मेरे पास कोई एक एलिवेटर है।
अगर आपके जहन में एलिवेटर वाले केसेस आ रहे हैं अपेरेंट वेट वाले टॉपिक से, तो बिल्कुल सही आ रहे हैं, उसी का काम है यहां पे। अब आप नोट करो अभी अगर मैं आपसे बोलता हूं कि भैया मेरे पास ये जो लिफ्ट है ये स्टेशनरी है, लिफ्ट क्या है, स्टेशनरी है, या लिफ्ट मूव कर रही है विद अ कांस्टेंट स्पीड। देखो भैया अगर लिफ्ट मूव कर रही है विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, चाहे ऊपर जा रही हो या चाहे नीचे जा रही हो, लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, एक्सेलरेशन जीरो है या रुकी हुई है, तो भाई साहब हमें उस केस में पता है कि टी और mg आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्लियर हो गया। लेकिन मान लो अगर आपकी यही लिफ्ट ऊपर जाना शुरू हो जाए विद सम एक्सेलरेशन a, समझिएगा। देखो भैया mg क्या चीज होती है, जरा मैं इसको रिवाइज भी करा देता हूं। mg मेरा बेटा आपके पास होती है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। कौन लगाता है, अर्थ लगाता है। वो क्या चाहता है, वो चाहता है कि बॉडी अर्थ के सेंटर की तरफ एक्सेलरेट करते हुए आए g के रेट से, और सरफेस के ऊपर g का वैल्यू कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आसान भाषा में वी कैन से दैट कि अर्थ किसी बॉडी के ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी इतनी लगाता है ताकि वो अर्थ के सेंटर की तरफ, अगर वो अर्थ के सरफेस पर है तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करता हुआ आना शुरू हो जाए। तो जैसे जैसे वो नीचे जाएगा g का वैल्यू कम होगा, अर्थ की उसके ऊपर लगने वाली फोर्स भी क्या होगी, कम होती जाएगी। क्लियर हो गया। अच्छा अब आप नोट करो अगर ये बॉडी ऊपर एक्सेलरेट करती हुई जा रही है तो अर्थ को जो फोर्स लगानी पड़ेगी वो मेरा बेटा mg से ज्यादा होगी, वो हो जाएगी mg प्लस ma के बराबर। पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, ड्राइव में करा दूंगा और ये हमने ऑलरेडी अपेरेंट वेट वाले टॉपिक में पढ़ा हुआ भी है। पहले कॉन्सेप्ट का फील करो। देखो भैया अर्थ चाहता है कि बॉडी नीचे आए 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, या 10 कर लो आसानी के लिए। मान लो ये जो लिफ्ट है ना, ये जो बॉडी जाहिर है लिफ्ट के अंदर ही है, लिफ्ट ऊपर भाग रही है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। अब समझना, अर्थ चाह रहा था बॉडी नीचे आए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, ये ऊपर भाग रही है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो अर्थ इतनी ताकत लगाएगा कि 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का इफेक्ट क्रिएट हो। क्यों भाई, 10 से तो वो नीचे लाना चाह रहा है और इस 2 को कैंसिल करने के लिए ये ma का फैक्टर आएगा। क्लियर हो गया, समझ आ गई। अगर ये 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा होता तो अर्थ इतनी फोर्स लगाता कि वो 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का इक्विवेलेंट एक्सेलरेशन आए। क्यों भाई, 10 से तो वो चाह ही रहा है लाने के लिए, और बाकी का जो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है वो इसका इंपैक्ट कैंसिल करने के लिए। सर इसको साबित भी कर दें, साबित कर ले भाई। अगर मान ले ये ऊपर जा रहा है, ये हमें नहीं पता कि अर्थ ये फोर्स लगा रही है, इसको भाड़ में डाल, ma को हमें नहीं पता, ठीक है, नहीं पता है। मान लेते हैं हमें ये पता है कि ये लिफ्ट जो है ना कहां जा रही है, ऊपर जा रही है विद सम एक्सेलरेशन। भाई इस ऑब्जेक्ट की बात करो, इस ऑब्जेक्ट पे 2 फोर्सेज हैं, एक टी है और एक क्या है, mg है। अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है विद सम एक्सेलरेशन तो भैया टी ग्रेटर हो जाएगा mg से, हाँ या ना। अरे भैया ऊपर जा रहे हो तो मतलब ऊपर वाली फोर्स क्या है, ज्यादा है। आप यहां पे खड़े होकर देख रहे हो, आप इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, तो भैया आप जब इस ऑब्जेक्ट को देखोगे और आपको ये ऊपर भागता हुआ दौड़ता हुआ एक्सेलरेट करता हुआ नजर आ रहा है, इसका मतलब टी ज्यादा है mg से। तो भाई अनबैलेंस फोर्स की इक्वेशन क्या बनी, टी माइनस mg विल बी इक्वल टू ma। तो भैया अगर मैं mg को वहां ले जाऊंगा तो टी क्या बन जाएगा, टी विल बी इक्वल टू mg प्लस ma। समझिएगा मेरे पास टेंशन इन स्ट्रिंग कितनी आ रही है, mg प्लस ma के बराबर। इसका मतलब अर्थ यहां पे नीचे की तरफ एक फोर्स ma लगा रहा है जिसको t ऊपर से क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। अरे बोल भैया समझ आ रहा है। अरे भैया t का वैल्यू कितना आ रहा है, mg प्लस ma, और t क्या है, रिएक्शन फोर्स है। रिएक्शन हमेशा एक्शन को बैलेंस करने के लिए आता है, तो इसका मतलब अर्थ इस फ्रेम में नीचे की तरफ कितनी फोर्स लगा रहा है, एक्स्ट्रा ma फोर्स लगा रहा है। इसमें भी मैं फिर यही कहूंगा, अगर इस पे जरा सा भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो इसका पूरा डिटेल लेक्चर मौजूद है अपेरेंट वेट का, उसको आप देख सकते हो। इन शॉर्ट अगर समझना है तो भैया नॉर्मल रूटीन में अर्थ फोर्स लगाता है mg, लेकिन ये तब है अगर आप किसी ऐसे फ्रेम में हो जो रुका हुआ है या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। लेकिन अगर आप एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो, और आसान कर लो, एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो, जो ऊपर जा रहा है विद सम एक्सेलरेशन या नीचे आ रहा है विद सम एक्सेलरेशन, तो अर्थ का लगने वाला फोर्स चेंज हो जाएगा। क्यों सर, अरे भैया अर्थ फोर्स लगाने से चाहता क्या है, हम हर काम करने से कोई चाहते हैं ना। जैसे आप ये लेक्चर देख रहे हो तो आप फिजिक्स सीखना चाहते हो, शक्ल तो मेरी इतनी अच्छी है नहीं कि आप उसको देखने के लिए आए हो, आप फिजिक्स सीखना चाह रहे हो। तो भैया अर्थ जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगाता है वो चाहता है बॉडी उसके सेंटर की तरफ आए g एक्सेलरेशन से, और अगर एक बॉडी सरफेस पर है तो गोया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से है या 9.8। तो अगर ये लिफ्ट सरफेस से ऊपर जा रही है a एक्सेलरेशन से, तो अर्थ को
एक तो जी एक्सेलरेशन क्रिएट करने के लिए mg लगानी पड़ेगी डाउनवर्ड, एक ma की फोर्स लगानी पड़ेगी जो ऊपर वाले ma को काटेगी। अरे भैया अगर ये ऊपर एक्सेलरेट करता हुआ जा रहा है, इसका मतलब इस पे ऊपर की तरफ ma फोर्स लग रही होगी, उसे काटने के लिए भी अर्थ को एक ma लगाना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये दो फोर्सेस लगा रहा है, यानी कि इस केस में अपेरेंट वेट इस बॉडी का बढ़ जाएगा। अच्छा अब समझ लो, इसी को देखो, अगर मान लो यही लिफ्ट नीचे एक्सेलरेट करती हुई आ रही होती, सोचो थोड़ी देर के लिए सोचो, इसको भूल जाओ, ये लिफ्ट 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे आ रही है एक्सेलरेट करती हुई। अर्थ क्या चाहता है? बॉडी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से है, लिफ्ट कितने से आ रही है? 4 से। तो अर्थ को उतनी फोर्स लगानी पड़ेगी कि इसमें 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर प्रोड्यूस हो, या सिर्फ 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से लगानी पड़ेगी? तो आंसर है 6 के हिसाब से। ओ भाई 4 से तो पहले ही आ रहा है, तो इस केस में T बन जाएगा mg माइनस ma के अपेरेंट वेट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, अब देख लो भैया इसको। अब इस वाले लिफ्ट के अंदर कि बॉडी ऊपर जा रही है एक्सेलरेट करती हुई, ये हमारा पेंडुलम है और हमने इसको ऑसिलेट कराया। इसको निकाल के यहां दिखा रहा हूं। ये पेंडुलम था यहां बड़े मजे से, और हम अंदर खड़े हुए थे, हमें मस्ती सूझी और हमने अपनी मस्ती इस पे निकाल दी। पेंडुलम को यहां लेके गया और छोड़ दिया, तो पेंडुलम भैया ड्यूं करता हुआ यहां कहीं आएगा। तो भाई साहब जब पेंडुलम आपका यहां पे आया, तब मैंने इसके ऊपर देखा कि इस पे कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। तो भैया मुझे नजर आया, एक तो टेंशन इन स्ट्रिंग T एक्ट कर रहा है अलोंग द स्ट्रिंग टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। एक मेरा बेटा इसके ऊपर वेट एक्ट कर रहा है, और यहां पे जो वेट है वो सिर्फ mg नहीं है, वो है mg प्लस ma के बराबर। समझ जाना क्यों? क्योंकि लिफ्ट एक्सेलरेट करती हुई कहां जा रही है? ऊपर जा रही है। इसको समझाने का एक तरीका सूडो फोर्स का भी होता है, वो हमारे कोर्स में नहीं है, इसलिए मैं उसके ऊपर कोई बहस नहीं कर रहा। बिल्कुल आसान तरीका जो अपेरेंट वेट में सिखाया था उसी पे बात कर रहा हूं, और आसान तरीका। भाई सिर्फ ये देख लें, ये ऊपर जा रहा है एक्सेलरेट करता हुआ, तो अर्थ को नॉर्मल रूटीन से ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी कि नहीं? भैया मेरे केस में अभी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेट करने के लिए अर्थ को एक सर्टेन फोर्स लगानी है, लेकिन अगर मैं ऊपर भागना शुरू हो जाऊं एक्सेलरेट करते हुए, तो अर्थ को पहले तो मुझे रोक के अब एक्सेलरेशन खत्म करनी पड़ेगी मेरी, फिर वो नीचे एक्सेलरेट करेगा, तो एक्स्ट्रा फोर्स आ गई। यही चीज है बस यहां पे। तो भाई ये फोर्स लग रही है mg प्लस ma वाली। यहां पे एंगल बन गया मेरा बेटा हमारे पास कितना? थीटा। यहां पे अगर मैं इसके वापस कंपोनेंट्स की तरफ जाऊं, तो जो थीटा यहां होगा भैया वही थीटा यहां होगा अपने पास। ठीक है, अच्छा इसका भी सवाल हमारे पेपर में भी आया है और फेडरल बोर्ड के अंदर मौजूद भी है। ठीक है, आपको स्निपेट से दिखाऊंगा अभी मैं। मेरा बेटा इसके अगर मैं कंपोनेंट बनाऊंगा, तो एक कंपोनेंट ये बनेगा, ये वाला कंपोनेंट कौन सा होगा? m इंटू जी प्लस ए कॉस ऑफ थीटा। एक कंपोनेंट ये वाला होगा, ये कौन सा होगा? m इंटू जी प्लस ए साइन ऑफ थीटा। आप देखो ये वाला कंपोनेंट t को मार रहा है, तो अनबैलेंस कंपोनेंट सिर्फ यही बच रहा है, यानी कि मैं यहां पे लिखूंगा जो मेरे पास अनबैलेंस फोर्स है वो कौन सी है? माइनस का m इंटू जी प्लस ए साइन थीटा। सर माइनस साइन क्यों आया? आपने लेक्चर 11 नहीं देखा। अगर किसी के जहन में सवाल आ रहा है तो इसका मतलब आपका लेक्चर 11 क्लियर नहीं है, ये लेक्चर 11 का आगे चल रहा है भैया। माइनस साइन इसलिए आ रहा है बरल, क्योंकि ये जो mg प्लस ए साइन थीटा है ये रीस्टोरिंग फोर्स है, दैट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। और जब कभी भी ऑसिलेटरी मोशन में कोई फोर्स मीन की तरफ डायरेक्टेड होती है, गोया के रीस्टोरिंग फोर्स होती है, आप माइनस साइन लगाते हो ये बताने के लिए कि डिस्प्लेसमेंट एंड रीस्टोरिंग फोर्स आर एंटी पैरेलल। देखना भैया यहां पे भी तो एंटी पैरेलल है। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, ये डिस्प्लेसमेंट x, रीस्टोरिंग फोर्स यहां पे। ठीक है, तो भाई साहब वही काम करेंगे। अब इसकी जगह पे आ जाएगा अपने पास m से m मर गया, a कितना आ रहा है? माइनस का g प्लस ए साइन थीटा। और हमें ये बात पता है कि सिंपल पेंडुलम का जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कब होता है? जब थीटा बहुत छोटा होता है। कितना छोटा? 10 डिग्री से छोटा एम्पलीट्यूड होता है। तो उस केस के अंदर साइन थीटा इज इक्विवेलेंट टू थीटा। तो भाई अगर ये साइन थीटा थीटा के इक्विवेलेंट हो जाएगा तो ये आ जाएगा। फिर इसका कॉन्सेप्ट करेंगे, वो सर्कुलर मोशन वाले पार्ट से निकालेंगे, तो a विल बी इक्वल टू माइनस का g प्लस ए, थीटा की जगह पे आ जाएगा x डिवाइडेड बाय l। तो भाई साहब l को अगर इसके नीचे लिखता हूं, माइनस का g प्लस ए अपॉन में आ गया l इंटू x। ये भैया हमारे पास फॉर्मूला आ रहा है। हमारी SHM की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या थी? a इक्वल माइनस का ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। कंपेयर करेंगे तो आपके पास आता है ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू जी प्लस ए डिवाइडेड बाय एल। ओमेगा क्या बनेगा? अंडर रूट जी प्लस ए अपॉन एल। अगर मैं टाइम पीरियड की बात करता हूं तो 2 पाई अपॉन ओमेगा होता है, तो ये बन जाएगा एल डिवाइडेड बाय जी प्लस ए। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जहन में रखिएगा। मैंने आपको कहा था हर जगह पे जी का वैल्यू आंखें बंद करके 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं चिपका देंगे। ये सब चीज आपने पढ़ी हुई है। देखो आपका एग्जामिनर अपेरेंट वेट के कॉन्सेप्ट को
नॉन इनर्शियल फ्रेम के कॉन्सेप्ट को कहां पे लाके लिंक कर रहे हैं। क्लियर हो गया? आपकी किताब का क्वेश्चन है, फेडरल बोर्ड के अंदर एज इट इज एक क्विज प्रॉब्लम भी दिया हुआ है। क्लियर है? देखो भैया 2 पाई अंडर रूट एल डिवाइडेड बाई जी प्लस ए। अब सेम काम आप वीडियो को पॉज करके करो। अगर बॉडी ऊपर से नीचे एक्सेलरेट करती हुई आ रही है, आपके पास यही टाइम पीरियड आएगा 2 पाई अंडर रूट एल डिवाइडेड बाय जी माइनस ए। मुझे करके बताना हुआ या नहीं। देखो क्या करोगे, बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है, तो आप जब नीचे आ रही है तो आप बोलोगे एम जी इज ग्रेटर देन टी। अरे भैया नीचे आ रही है तो ये ज्यादा है और ये कम हो जाएगा, तो आप बोलोगे एम जी माइनस टी विल बी इक्वल टू एम ए। टी को वहां ले जाएंगे, एम ए को यहां ले जाएंगे, तो एम जी माइनस का एम ए विल बी इक्वल टू टी। ये फोर्स लग रही है, ठीक है भाई। टी कितना लग रहा है, एम जी माइनस ए, तो इसका मतलब क्या है, नीचे वाली फोर्स भी कितनी हो गई, एम जी माइनस ए हो गई। तो भाई यहां पे फोर्स कितनी लग रही है, एम जी माइनस ए लग रही होगी। एम जी माइनस एम ए, या एम बाहर निकाल लिया तो जी माइनस ए लग रही होगी, ठीक है। फिर उसके कंपोनेंट बनाएंगे, सेम काम करेंगे, ये वाली इक्वेशन आ जाएगी उठ के। क्लियर हो गया? अच्छा, अब भैया इससे हमारे पास सवाल किस तरह से आता है। आपका एग्जामिनर कहता है कि पेंडुलम आपका लिफ्ट के अंदर है, वो ऊपर जा रहा है विद सर्टेन एक्सेलरेशन, टाइम पीरियड निकाल दें। वो नीचे जा रहा है विद सर्टेन एक्सेलरेशन, टाइम पीरियड निकाल दें। इतने हिस्से को कॉपी कर लें और ये डेरिवेशन कर लें। मैं इसका पास पेपर में आया हुआ क्वेश्चन आपको दिखा देता हूं। अब देखो मेरा बेटा, इतने टॉपिक से रिलेटेड मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा है। यही सवाल प्यास में आया, इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन आर्मी मेडिकल कॉलेज में आया 2016 में। वो मैं आपको होमवर्क में दूंगा, पहले एक सवाल समझ लो। कहता है पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम मेजर्ड इनसाइड अ स्टेशनरी लिफ्ट इज कैपिटल टी। वो स्टेशनरी लिफ्ट भी कह सकता है, ये भी कह सकता है कि कांस्टेंट वेलोसिटी से लिफ्ट ऊपर या नीचे जा रही है, यानी कि जब आपका अपेरेंट वेट और रियल वेट आपस में बराबर है, ठीक है। अर्थ कोई ज्यादा फोर्स नहीं लगा रहा या कम फोर्स नहीं लगा रहा, ठीक है, क्योंकि आपके पास खुद की कोई एक्सेलरेशन है नहीं। तो अगर आप इस केस में फॉर्मूला लिखोगे तो बनेगा T इक्वल्स 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। इसको कह दो इक्वेशन नंबर 1। कहते हैं इफ द लिफ्ट स्टार्ट मूविंग अपवर्ड, लिफ्ट कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है। अगर लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट करता हुआ जाएगा तो अर्थ को नीचे ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, तो नीचे वाली फोर्स हो जाएगी m इंटू जी प्लस ए, ब्रैकेट में जी प्लस ए। तो गोया डाउनवर्ड जो एक्सेलरेशन है वो बढ़ जाएगी। समझ आ रही है? अरे भैया अगर ऊपर एक्सेलरेशन ए है तो नीचे अर्थ जो एक्सेलरेशन लगाएगा वो जी प्लस ए है, ताकि नीचे वाला ए ऊपर वाले ए को मार दे और बॉडी ऊपर से नीचे एक्सेलरेट करती हुई आए जी से। सही है? तो आप ये वाली इक्वेशन यूज करोगे। अगर बॉडी ऊपर से नीचे ए एक्सेलरेशन से आ रही है तो अर्थ जो फोर्स लगाएगा वो कितनी होगी, जी माइनस ए, क्योंकि ए तो उसके पास पहले ही है, तो अर्थ को बाकी सिर्फ पूरी करने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा, दैट विल बी जी माइनस ए। तो बन जाएगा ये फॉर्मूले। अब कहता है कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो आपको नया टाइम पीरियड बताना है। आपको एक्सेलरेशन दी हुई है जिससे ये ऊपर जा रहा है, दैट इज जी बाय 3। तो नया टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट एल डिवाइडेड बाय जी प्लस ए। आपको कह रहा है जो लिफ्ट ऊपर जा रही है, ऊपर जाते हुए इसका एक्सेलरेशन कितना है, जी बाय 3। तो भैया ए की जगह पे आ जाएगा, समझना, एल अपॉन जी प्लस ए की जगह पे आ जाएगा जी बाय 3, जी बाय 3। एलसीएम सेम करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। सही है? तो भाई साहब ये मेरे पास बन जाता है, इसको यहां कर लेते हैं। टी प्राइम विल बी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल डिवाइडेड बाय 3g प्लस जी, कितना हुआ मेरा बेटा, 4g डिवाइडेड बाय 3। ये हो गया, पलट देंगे तो 3 ऊपर आ जाएगा। क्या बनता है, 2 पाई अंडर रूट 3l डिवाइडेड बाय 4g। रूट से बाहर निकाल लो नंबर्स को भैया, 3 का रूट 3 ही रहा, 4 का रूट क्या हो गया मेरा बेटा, 4 का रूट अपने पास हो गया 2। ऐसे ही है, 4 का रूट क्या हो गया, 2 हो गया। सही? ये हो गया मल्टीप्लाई बाय 2 पाई अंडर रूट एल डिवाइडेड बाय जी। भाई ये 2 से कोई 2 को खुदा का बंदा मारे ना। ये जो चीज़ है 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, ये आपको यहाँ लिखी नजर आ रही है, किसके बराबर है, टी के बराबर है। तो ये बन जाएगा मेरे पास टी प्राइम विल बी इक्वल टू अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय टी। सही किया है? चेक कर लो एक बार। एल एज इट इज था, जी की जगह आ गया जी प्लस ए, ठीक है। एक्सेलरेशन दिया हुआ जी बटे 3। एलसीएम सेम करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, 3g प्लस जी हो गया हमारे पास 4g, अपॉन में आ गया 3, पलट गया वो ऊपर चला गया। 3 को रूट से बाहर रखा, अंडर रूट 3, 4 रूट से बाहर आया 2, वो पूरा t हो गया, अंडर रूट 3 अपॉन 2 इंटू टी। ऑप्शन सी करेक्ट है। सही हो गया भैया, अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2। अब मुझे एक बात बताओ, यही सवाल आया आर्मी मेडिकल कॉलेज में और आपको कह रहा है कि ये डाउनवर्ड मूव कर रहा है विद एन एक्सेलरेशन g बाई 3। अगर डाउनवर्ड मूव करता तो यहां पे क्या आता, g बाई 3, यहां आप करते 3g बाई 3, 3g माइनस g
तो क्या बनता है 2g/3। तो आपके पास जो आंसर आता उस केस के अंदर वो आता मेरा बेटा √3/2 × t। ये आंसर होता अगर वो डाउनवर्ड मूव कर रहा होता किससे, g/3 से। ये अपवर्ड मूव करने का आंसर निकाला है। क्लियर है। इसी के अंदर अगर मैं आपसे एक और सवाल पूछूं, अगर मान लो आपका लिफ्ट फ्री फॉल स्टेट में है, कैसा है, फ्री फॉल स्टेट में है। फ्री फॉल स्टेट का मतलब क्या है कि नीचे आ रहा है विद एन एक्सेलरेशन a = g। सोचो, अगर आपका लिफ्ट फ्री फॉल स्टेट में है तो एक्सेलरेशन नेचुरली g के बराबर हो जाएगा। तो यहां पुट करेंगे a की जगह g - g 0। तो ये बन जाएगा t will be equal to 2π√L/0। एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 आंसर क्या होता है, इंफिनिटी होता है। इसका मतलब टाइम पीरियड इनफाइनाइट, फ्रीक्वेंसी 0, मतलब के ऑसिलेशन नहीं होगा। सोचो क्यों, क्योंकि जब वो फ्री फॉल करेगा तो अर्थ उसके ऊपर फोर्स लगाना बंद कर देगा, अपेरेंट वेट 0 हो जाएगा। फ्री फॉल स्टेट में वेटलेसनेस होती है, तभी तो जो सैटेलाइट के ऊपर एस्ट्रोनॉट होते हैं उनको अपना वेट फील नहीं होता। क्यों, क्योंकि सैटेलाइट हर लम्हे अर्थ के इर्द गिर्द ऑर्बिट करती है और उसके अंदर मौजूद सारी चीजें वेटलेसनेस का शिकार होती हैं। क्लियर हो गया। तो जनाब जब फ्री फॉल स्टेट में होगा तो ये ऑसिलेट नहीं करेगा, इसका टाइम पीरियड इनफाइनाइट हो जाएगा। ये भी एक दफा थ्योरेटिकल क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा चुका है। ये आपने मुझे बताना है कि आपका ये आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। सही भी किया नहीं किया मैंने खुद, g - g/3 3g - g 2g/3। हाँ सही है, √3/2 × t यही आंसर आएगा। अगर वो ऊपर से नीचे आएगा तो ये आपने सॉल्व करके देखना है। यहां हमारा सिंपल पेंडुलम का टॉपिक मुकम्मल होता है। आगे हमारा एक आधा लेक्चर बचा है ऑसिलेशन की टाइप्स का और रेजोनेंस का, उसके साथ हमारा ऑसिलेशन वाला चैप्टर अपने मंतकी अंजाम पर पहुंच जाएगा।